रहीम सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। 2 हफ्ते हम आपके दरमियान नहीं थे, माह मुहर्रम था जिसमें ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया गया था, लेकिन आप तमाम नाजरीन के बहुत सारे सवालात जमा हो चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं और आप तमाम बेकरार हैं उसका जवाब जानने के लिए। लेकिन आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी में एक्सेलेंट ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर। सलामुअलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे। और 2 हफ्ते के बाद अय्याम अज़ा के बाद हम लोग आपके सामने हैं और आपके तमाम सवालात के जवाब लेकर के हाजिर हैं। और ये वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम की नई डेट्स आ रही हैं, एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी जैसी भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको पहुंचाएंगे और जो भी आपके सवालात उसके रिगार्डिंग होंगे इंशाल्लाह हम उसका जल्दी से जल्दी यहाँ से जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी सर, प्रोग्राम स्टार्ट करें और बहुत सारे नोटिफिकेशन है उस पर भी डिस्कस करना है, लेकिन आज उन सारे बच्चों के लिए हम दुआएं कर रहे हैं जो 2 बजे नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, मेडिकल के लिए उन्होंने कड़ी तैयारी की है, जो 2 बजे से उनका आज एग्जाम होगा। तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए भी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा एक इम्तहान आप तमाम बच्चों ने पहले दिया है। जो एग्जामिनेशन आपको मई में फेस करना था, अब आप सितंबर 13 में उस एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, तो आपके भी पेशेंस का एक एग्जामिनेशन लिया गया, उसमें आप कामयाब हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं आप, उसमें भी आप कामयाब होंगे। वेल विशेज, बहुत सारी विशेज आपकी मैं अपनी तरफ से, चैनल विन की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से आप तमाम बच्चों को बहुत सारे विशेष देता हूं और दुआएं मैं करता हूं अल्लाह से कि आप कामयाब होकर एग्जामिनेशन हॉल से लौटें और आने वाले वक्त में आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो। जी सर, मुश्किलें तो बहुत हैं इस बार और हर कोई मुश्किलों से दो चार हो रहा है, लेकिन ऐसे में एग्जाम भी आ गया है जो एक बड़ा इम्तिहान है उन लोगों के लिए जो हमेशा इसकी तैयारी करते थे। आपने बहुत सही बात बताई कि अब वक्त है अपने आप को प्रूव करने का। यस, और आप उस लायक हैं कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आप बेस्ट हैं। देखिए, इस वक्त जमाने को, वक्त को, आपके तमाम रिश्तेदारों को आपकी जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है। आप आगे बढ़ें, एक अच्छा अटेम्प्ट लें और कामयाबी हासिल करें और एक बेहतरीन डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के अपना, अपने खानदान वालों का, अपने समाज का, अपनी कंट्री का की खिदमत करें आप और मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो नोबेल प्रोफेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम चैनल विन। थैंक यू सर। तो बहुत सारी दुआएं और आपकी कामयाबी के लिए कि आपका एग्जाम है आज 2 बजे से, यानी 13 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सर एक और रिजल्ट आया है JEE मेंस का। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं तो कुछ हमें समझ में आता है कि किस तरह से लोगों ने मेहनत किया था। तो JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो आपकी किस तरह से नजर है इस बार? बेहतरीन बच्चों ने परफॉर्म किया है और बार बार कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ा पेशेंस आपने शो किया है, इतना बड़ा वेट आपने किया, 3-4 महीने एग्जाम आपके डाइवर्ट हुए, उसके बाद भी आप लोगों ने अपने अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन की और एग्जामिनेशन दिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ से सबसे पहले बच्चों के सामने और उनके पेरेंट्स के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि जे एडवांस का एग्जामिनेशन जो सितंबर के लास्ट वीक में है, उसके लिए फॉर्म फिल करने की डेट 13 से सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगी। सिर्फ 10 दिन का ड्यूरेशन होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे और ध्यान रखें, मेंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर आपने IIT JEE एडवांस का फॉर्म फिल नहीं किया तो आप IIT JEE एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते हैं। और ये फॉर्म फिल करने की डेट सिर्फ 10 दिन की होगी। 13 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो मैं कहूंगा सारे पेरेंट को, बच्चों को, कि आपका रिजल्ट निकल चुका है। इमीडिएट आप JEE एडवांस का फॉर्म फिल करें और अब एडवांस के लिए एक जी तोड़ मेहनत जो पहले आपने मेंस के लिए किया है, उसी मोमेंटम को मेंटेन रखते हुए IIT JEE एडवांस के लिए भी अपनी मेहनत को आप आगे बढ़ाएं। तो आज 13 तारीख है, यानी आज से लेकर 23 सितंबर तक का ही टाइम है। तो जो लोग ये बच्चे प्रोग्राम IIT एडवांस के लिए फॉर्म फौरन भरें।
फौरन भरें और जरा भी इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में आपसे चूक होगी और आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आप IIT जे एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो पेरेंट्स, बी अटेंटिव फॉर योर चिल्ड्रन। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी बच्चों का फिल करें। तो नीट का एग्जाम आप देने आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी विशेष। जिन बच्चों ने जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया, एडवांस के लिए फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग यहाँ से बच्चों को अवेयर करा रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें और जो मोमेंटम आपने मेंटेन किया था मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उस मोमेंटम को कहीं ब्रेक ना होने दें आप। ओके, तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी हैं जो JEE एडवांस का जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं और इसकी कामयाबी के लिए दुआ है। साथ ही साथ हम अगले नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। बिट सेट का काफी टाइम हो गया है डिस्कस किए हुए, फिलहाल क्या नोटिफिकेशन है सर? क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं कि सारी नोटिफिकेशन तकरीबन आ रही हैं। नीट का एग्जाम है, JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो बिट सेट के बारे में क्या राय है आपकी? बिट सेट का भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसकी भी नई डेट आ चुकी है। स्क्रीन पे मैं डेट शो कर रहा हूँ, आप एक बार देखें। और जल्दी से जल्दी फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जामिनेशन की कोई अलग से खास प्रिपरेशन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की नहीं करनी है, वैसी थी जैसे जेईई मेंस की है। हाँ, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी जरूर एक्स्ट्रा है, उसकी जल्दी से कम 10 इयर्स का बिट सेट का पेपर आप देख लें और एग्जामिनेशन की डेट हम लोगों ने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप तैयार रखें। देखिए, जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा है कि अब ये ऐसा महीना है, सितंबर अक्टूबर बहुत क्रूशियल महीना है। पेरेंट्स से मैं खास तौर से कह रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल महीना है। बहुत सारे नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन की डेट रैंडम आएगी और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ आएगी। सो आपको हमेशा अवेयर रहना और अटेंटिव रहना है, और जहां भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस होती हो, आप कामयाबी के रास्ते में अपने सवाल भेजें, हम यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सर माहौल बिल्कुल ही अलग है, और जैसा कि आपने कहा ये सितंबर अक्टूबर में सारी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स भरने हैं, एप्लीकेशंस है और रिजल्ट है, तो काफी कुछ में इधर उधर कहीं हो ना जाए तो पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। और यहीं पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी अभी घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या अगर आप ऑन ड्यूटी भी हैं तब भी आप हफ्ते में 3 या 4 दिन ऑफिस जाते होंगे। जिस दिन घर पे हैं या संडे को घर पे हैं, एक बार जरूर अपने बच्चे के साथ आप लगे और उसको हेल्प करें फॉर्म को फिल करने में, क्योंकि थोड़ी भी अगर चूक होगी तो आपके पास मौका नहीं है। गैप यानी जो फिल करने का ड्यूरेशन दिया जा रहा है फॉर्म, वो काफी कम है, क्योंकि जल्दी से जल्दी एकेडमिक सेशन को भी आगे शुरू करना है। ओके सर, एक दो क्वेश्चंस और भी आया था क्लैट के रिलेटेड, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में भी प्रोवाइड कर दें। क्या नोटिफिकेशन है क्लैट की? क्लैट का एग्जामिनेशन, इनफैक्ट जितने भी एग्जामिनेशन थे साजिद साहब, वो मई जून में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सारे एग्जाम डाइवर्ट किए गए थे, पोस्टपोन किए गए थे। क्लैट की भी एग्जामिनेशन की डेट सितंबर के लास्ट वीक में आ चुकी है। एक बार स्क्रीन पे नई डेट आप देखें और जल्दी से जल्दी आप यार अपने आप को रखें और देख लें, एग्जामिनेशन सेंटर की सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें। अपने बच्चों के लिए आप प्लीज गूगल करें और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कलेक्ट करें। क्लैट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11, 12, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, क्लैट का एंट्रेंस आपने फॉर्म फिल किया होगा। आप अपने आप को प्लीज उस तरह के पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखें। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश अपनी अच्छी रखें, साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक को भी एक बार जल्दी से रिवाइज करें। तो जो बच्चे क्लैट के एस्पिरेंट हैं, अगेन उनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी विशेस। ओके सर, एक और नोटिफिकेशन की हम बात करना चाहेंगे, MHT CET की। इसकी भी नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से आ चुकी है, क्या अपडेट है आप बताएं? MHT CET बेसिकली जितने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंसेज, जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, वेटनरी साइंसेज हो गया, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए MHT CET का एक एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस भी इस बार मई में ही ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन उसकी भी डेट डाइवर्ट होके अब अक्टूबर के महीने में उस डेट को दिया गया है और 2 फेज में एग्जामिनेशन की डेट्स आई है। एक फेज जो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी पहले 6-7 दिन की डेट है अक्टूबर के फर्स्ट वीक की, और उसके बाद फिर PCM जो इंजीनियरिंग के लिए बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उनकी डेट है। और ये भी एग्जामिनेशन जैसे जेईई मेंस, IIT जे एडवांस ऑनलाइन है, ये भी बिट सेट जैसे ऑनलाइन है, ये भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। तो ये बच्चे भी, जो बच्चे MHT CET के लिए महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, खासतौर से जो अपने आप को पहले तैयार कर रहे थे, उनके लिए भी अब यहाँ पे
इनविटेशन आ चुका है कि आप अक्टूबर में जाएं और एग्जाम दें और एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ आप बाहर निकलें। ओके, तो एमएचटी सिटी की ये नोटिफिकेशन थी। साथ ही साथ मैं जूनियर कॉलेज के बारे में जानना चाहूंगा सर कि जूनियर कॉलेज की क्या अपडेट है, क्योंकि अभी तकरीबन ऐसा भी हो रहा है कि शायद कॉलेज खुलने वाले हैं। महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज हैं, इसमें आपको 11th में एडमिशन लेना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में, उसके लिए पहली लिस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है, अब सेकंड लिस्ट आने की बारी है। जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट पे नाम नहीं आया है वो सेकंड लिस्ट के लिए वेट करें, अगर आ जाता है तो अपनी चॉइसेस फिल करें। वो भी जो सेकंड लिस्ट है वो विद इन 2 और 3 डेज वो भी आने वाली है। तो मैं दुआगो हूँ कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनको कॉलेज में दाखिले का एक इनविटेशन मिले और वो बच्चे कॉलेज में दाखिला लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और कामयाबी की तरफ अपने कदम को आगे ले जाएं। सर, जैसा कि 10th के बाद एक सपना होता है बच्चों का कॉलेज जाने का, वो इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है ड्यू टू कोविड, तो शायद बहुत जल्द बहाल हो जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। और 10th के बाद 11th 12th में जैसे यहाँ महाराष्ट्र में एडमिशन के बारे में आपने बात की, उसी तरह से सीबीएसई के स्कूल्स हैं, आईसीएसई के स्कूल्स हैं जहाँ 11th 12th में एडमिशन होते हैं, वहाँ भी एडमिशन चल रहे हैं। इसके अलावा 12th के बाद जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, इस तरह की जितने सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, वहाँ के लिए भी अब एडमिशन के प्रोसेस आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ कि सितंबर एंड अक्टूबर का महीना बहुत क्रूशियल है, ध्यान रखें। तमाम बच्चों से एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अपनी सेहत का और अपना खास ख्याल आपको रखना है। जब भी एग्जामिनेशन देने के लिए घर से निकलें, जितने सारे प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें। मास्क आप प्लीज पहन के निकलें, सैनिटाइजर आप अपना रखें, वाटर बोतल अपनी लेके जाएं और कोशिश करें कि किसी से भी कोई चीज आप शेयर ना करें। रास्ते में कोई चीज खाने की आप कोशिश ना करें, घर से आप लेके जाएं उससे ही आप खाने की कोशिश करें। पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि अगर आपके पास वक्त है तो आप अपने बच्चों के साथ जाएं और कोशिश करें कि जितनी ज्यादा प्रिकॉशंस हो सके बच्चे भी लें और उनको लेने में आप मदद भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है, इसमें एक एक चीजों की आपको एकदम एक एक चीजों का आपको ख्याल रखना है। या प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पूरा और साजिद साहब देखें, दुनिया बहुत बदल भी रही है। मैं देख रहा था इटली के बारे में, जो इटली बहुत पहले कोविड से बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, बहुत अच्छी वहां से भी ये खबर आ रही है कि सितंबर के लास्ट वीक में वहां छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो बड़ी एक अच्छी न्यूज अब आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ भी ये चीज आ जाएगी। अल्लाह से दुआएं हैं कि जल्दी से जल्दी तमाम परेशानी से सारे लोग बाहर आ जाएं, चाहे वो कहीं भी हो और किसी कौम मिल्लत के हो, हर इंसान इस परेशानी से जल्दी बाहर निकल जाए इंशाल्लाह। साथ ही साथ सर एक और नोटिफिकेशन है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, उनका भी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन आ चुकी है, डेट आ चुकी है। वो मैं बताना चाहूँगा 10 सितंबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2020 तक के बीच में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है और सारी डिटेल अवेलेबल है हज कमेटी की वेबसाइट पे। सर वेबसाइट बता रहा हूँ www.hajcommittee.gov.in, इस पर जाएं, सारी डिटेल अवेलेबल है। जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, यहाँ से पूरी तैयारी उनकी कराई जाएगी, तो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा साजिद साहब जी, कि जो बच्चे मेहनती हैं, हाँ, अगर उनके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो देखें आपके लिए कितने सारे जराए हैं, कितने सारे रिसोर्सेज हैं। उनमें से हज हाउस एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग कराता है। इसी तरह से ज़कात फाउंडेशन आपने सुना होगा, जी जी, रहमानी फाउंडेशन भी है। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी चलाया हुआ है। तो आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कोचिंग अवेल करने का बेस्ट ये ऑप्शन हो सकता है। जैसा नोटिफिकेशन आपने बताया उसको बच्चे फॉलो करें और ये ऑलरेडी हज हाउस के वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ सर, जैसा कि आपने अलीगढ़ का कहा, अलीगढ़ की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 10 सितंबर, यानी इशू हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, और 5 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 5 अक्टूबर
2020 5 PM तक। तो जो अलीगढ़ की वेबसाइट है आप उस पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये तकरीबन है। तो आपने सही फरमाया कि कई ऐसे जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जहां पर यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और एक बात और मैं रखना चाहता हूँ, बच्चों के सवालात आते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं आपको बेस्ट कोचिंग मिले? देखें कितने सारे रिसोर्सेज आपके लिए डेवलप करके सामने रखे जा रहे हैं। आप पढ़ें, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, दीगर चीजों की तरफ ध्यान मत रखें। आपके लिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की जा रही हैं, आप उसको पता करें और उसको अवेल करने के लायक अपने आप को आप बनाएं। जी सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब से ये प्रोग्राम चल रहा है कुछ ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं, तो जो नोटिफिकेशंस आती है वो लोग भी हमें भेजते हैं कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग मतलब इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही चेन बनती है। इंसान जब यूनाइट होकर किसी काम को करता है तो वहां इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है। इंडिविजुअल के इफेक्ट में और एक पूरे टीम वर्क के इफेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ से आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती हो, हाँ स्कॉलरशिप की हो या इस तरह की सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, किसी भी तरह की इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप हमको शेयर करें, बताएं। कोई बच्चे अगर आपके आसपास में हैं, अगर उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो आप हमसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से हम वो बातें तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आने वाले जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, जो दूसरे बच्चे हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल यहाँ से हम प्रोजेक्ट करें। जी, तो ये इन्फॉर्मेशन मंसूर हैदर साहब ने शेयर किया था, जो खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सारी नोटिफिकेशन तो तकरीबन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होता है KVPY 2020, तो हर साल इसके लिए भी लोग अपने आप को तैयार करते हैं। इसकी क्या नोटिफिकेशन है और इसके लिए एप्लीकेशन कब आएगा? देखिए, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिंपल 11, 12, क्लैट, ये सब सारी चीजें डिस्कस किया। अब ये एग्जामिनेशन किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन लेती है। जो बच्चे 11th में होंगे साइंस स्ट्रीम के या 12th में होंगे साइंस स्ट्रीम के, वो बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और ध्यान रखें, दो फायदे इसके हैं। पहला, अगर आप इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो IISc बेंगलोर, जो कि हिंदुस्तान की रिसर्च के फील्ड में टॉप नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको 5 ईयर के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, वो IISc आपको वहां पे कोर्स ऑफर करती है। और एडिशनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी मंथ आपको 5000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और साल में एक प्रोजेक्ट आपको देती है, जिसका रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 20,000 का एडिशनल फंड आपको मिलता है। यानी साल के 80,000 के फंड को गवर्नमेंट आपके लिए इशू करती है। तो उस 80,000 के फंड से आप आराम से कॉलेज की फीस भी पे कर सकते हैं और हॉस्टल का सारा खर्च भी आप निकाल सकते हैं। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम नोटिफिकेशन 6 तारीख से आ चुकी है। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और एंट्रेंस की डेट, एग्जामिनेशन की डेट जनवरी 2021, यानी 2021 जनवरी में ये टेस्ट होगा। फॉर्म 6 सितंबर से निकल चुका है, 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। KVPY का फॉर्म ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। 1250 रुपीज फॉर्म का प्राइस है और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं उनके लिए 650 फॉर्म प्राइस है। ओके, तो चलिए, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में भी सर ने आपको बता दिया है। इसका फॉर्म आप भर लें, लेकिन इसका एग्जाम के लिए काफी टाइम आपको मिल रहा है, यानी जनवरी में इसका एग्जाम है सर। राइट। ओके, नीट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ मैं इंफॉर्मेशन बच्चों से शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी घर से एक कामयाब कदम अपना एग्जामिनेशन हॉल की तरफ निकालने जा रहे हैं। देखिए, जब आपको OMR शीट मिलेगी और उसमें जब आप फिल करेंगे तो एक जगह पे ऑप्शन आता है OBC1 एंड OBC2। तो ध्यान रखें, OBC1 है ये क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं कैटेगरी, उसको OBC1 बोलते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उनको बोलते हैं OBC2।
जब आप बबल फील करें तो उस वक्त OBC1 और OBC2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। OBC1 क्रीमी लेयर के लिए है और OBC2 नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। ओके सर, हमारे व्यूवर्स जो सवालात भेजते हैं वो बहुत जल्दी जवाब चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो इस बार माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज शो ऑन एयर नहीं था। तो अब हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से। आप जैसे ही सवाल भेजेंगे उसका जवाब दिया जाएगा एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में। तो एक सवाल जो था सैयद अली मेहंदी का था, ये लिख रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज सैयद अली मेहंदी, आई एम फ्रॉम मीरा रोड थाने। और इन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ JEE मेंस की। ये जानना चाहते हैं कि मैं रोबोटिक इंजीनियरिंग IIT कॉलेज से कर सकता हूँ या उसके जरिए कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कौन से बेस्ट कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया। साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं कि अब्रॉड में अगर ये जाना चाहें रोबोटिक इंजीनियरिंग के लिए तो क्या ऑप्शन है। खासकर ये ईरान के लिए पूछ रहे हैं या कोई और बेस्ट ऑप्शन है। 3 सवाल है, इसके आगे और भी सवाल है सर। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मेहदी कि आपने सवाल, और बड़ा अच्छा सवाल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में किया है। और कुछ ब्रांचेस साजिद साहब भी आज डिस्कशन हम लोगों का हो रहा था प्रोग्राम से पहले कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, और आने वाले टाइम में और भी इस तरह की बहुत सारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जो नई फील्ड्स आ रही हैं, उसके बारे में एक प्रोग्राम हम लोगों को करना चाहिए। रोबोटिक का तो काफी डिमांड है और कई सवाल इससे रिलेटेड आ चुके हैं सर। जी, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए IIT के बारे में आपने कहा, IIT कानपुर इस कोर्स को ऑफर करता है, तो IIT में ये कोर्स है। और जब IIT में कोर्स है तो सबसे बेस्ट आपके लिए डेस्टिनेशन IIT ही हो सकती है। तो आप अपने आप को IIT के लिए प्रिपेयर करें, कोशिश करें कि JEE मेंस में आपका अच्छा स्कोर हो, कट ऑफ क्लियर करें, और एडवांस में आप कोशिश करें कि आपकी रैंक विद इन 5000 हो, ताकि जो आपकी चॉइस है। अब देखिए, रोबोटिक्स हर कॉलेज में नहीं है, कम कॉलेजेस में है, इसका मतलब इसके लिए रैंक आपको चाहिए क्योंकि आपकी वो सिलेक्टिव ब्रांच होगी। तो 5 विद इन 5000 आप रैंक लाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह वो ले आएंगे आप, क्योंकि बहुत अटेंटिव चाइल्ड आप लगते हैं। अदरवाइज रोबोटिक्स अगर बाय द वे आपको बीटेक में नहीं मिल पाती है तो हम लोगों ने बहुत बार बताया है कि आप बीटेक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लें और एमटेक फिर आप रोबोटिक्स में कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन वहां से और भी निकल सकता है। सपोज मैंने VGTI से, मुंबई से ही यहाँ से बीटेक इन मैकेनिकल कर लिया, देन एमटेक इन रोबोटिक्स में कर सकता हूँ। ईरान से आपने बात की है, देखिए जितने भी कंट्रीज जहाँ पे प्रोग्रेस आज की डेट में बहुत ज्यादा, जो डेवलपिंग कंट्री है खासतौर से, वहां आपको रोबोटिक्स की ब्रांच जरूर मिलेगी। और जापान में तो खैर है ही है, जापान बहुत आगे रोबोटिक्स में। ईरान में भी कॉलेज में रोबोटिक्स आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जो मैंने बताया कि मैकेनिकल में बीटेक करने के बाद स्पेशलाइजेशन में भी आप रोबोटिक्स ले सकते हैं। तो IIT में एक कोर्स अवेलेबल है और बेस्ट कॉलेज आपके लिए IIT ही हो सकती है। सर मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में हम लोग एक प्रोग्राम करें रोबोटिक का, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, और न्यू न्यू जो चीजें आ रही हैं उसके सीखने में थोड़ा ज्यादा रुचि रखते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगी तो सैयद अली के सवाल के जरिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी इसका। बहुत अच्छी बात, बहुत टेक्निकल बात आपने रखी है साजिद साहब। देखिए परेशानी कहाँ से होती है, कोई भी बच्चा अगर किसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है तो सिलेक्ट करने के पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उस स्ट्रीम में उसे पढ़ना क्या है जी, किस तरह के टॉपिक से उसे रूबरू होना है। पता यूं चला कि ऐसा आपने कोई स्ट्रीम ऑप्ट कर लिया जिसमें कोई ऐसा टॉपिक आ रहा हो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट क्रिएट ना हो पाए, तो फिर वो स्ट्रीम में आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोई भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करें उससे पहले ये जरूर आप पता कर लें कि जब आप उस कोर्स को करेंगे तो वहां पे क्या टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक में आपकी डेप्थ क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। सर साथ ही साथ अली मेहदी ने और भी सवाल किया है। इन्होंने लिखा है कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर द JEE एडवांस एट होम, इज देयर अ टाइम स्पैन ऑफ 1 year 12th पास, ब्रैकेट में लिखा है, एंड व्हाट ऑल बुक्स शुड बी प्रिपेयर टू गेट अंडर 1000 रैंक इन IIT JEE एडवांस। तो बुक्स ये पूछ रहे हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है, और अगर 1000 रैंक के अंदर आना है IIT JEE एडवांस में उसके लिए आप क्या क्या सजेशंस है। साथ ही साथ इन्हें लिखा है कि रोबोटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और इसमें फ्यूचर अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ इनके 4-5 सवाल लगातार हैं, उनके जवाब आप दे दीजिए। इंशाल्लाह फ्यूचर कैसा होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, जब मैं रोबोटिक्स पे कंप्लीट प्रोग्राम करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और बहुत अच्छे बच्चे आप हैं क्योंकि आप पहले जानना चाहते हैं कि आगे चल के आपको पढ़ना क्या है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था।
देखिए, आपने एडवांस के बारे में जो बात की है, तीन चार बातें मैं जल्दी से रखूं आपको। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन आपको करना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक एक लाइन और एक एक क्वेश्चन करना है। एडिशनली फिजिक्स में एचसी वर्मा, आप 11-12 की आपके पास कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स होगी, उसे आप कर लें। साथ केमिस्ट्री के लिए अगर आपकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरी हो जाती है, उसके बाद 35 ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लें। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, और इसके अलावा आईआईटी जे एडवांस के लिए 2-3 पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, कोई भी एक किताब आप ले लें। चाहे आप आर डी शर्मा की बुक ऑप्ट कर लें, या अरिहंत पब्लिकेशन से अमित एम अग्रवाल की बुक आती है, उसकी सीरीज आती है, या तो वो ले लें, और नहीं तो सिंगेज की बुक आती है। तीनों में से कोई एक भी ले लें, लेकिन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ एक एक क्वेश्चन आपको करना है, और उसके बाद इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। टेस्ट पेपर से अपने आप को अटैच करें। और एक यहाँ बात कहना चाहूंगा, अभी जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जेईई मेंस के इस साल के एग्जामिनेशन के सारे पेपर आप निकाल लें। हर हफ्ते एक पेपर करें, और पेपर करके देखें कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, कौन कौन सा आपका वीक एरिया है। उस वीक एरिया पर भी आप काम करने की कोशिश करें। बहुत सारी दुआएं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा टारगेट आपने लिया है। 1000 के अंदर रैंक लाने के लिए बहुत सारी दुआएं यहाँ से आपके लिए, कि आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। ओके, तो घर पे तैयारी हो सकती है, और ये 1000 के अंदर रैंक भी ला सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर यू सैयद अली मेहंदी। और साथ ही साथ बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। सर अयाज असद का सवाल है, ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बीसीए लिया है, और अगला मुझे क्या करना चाहिए? सॉरी, फिर से पढ़ता हूँ सवाल। सर साथ ही साथ मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है सैयद असद का है, ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव टेकन बीसीए एंड नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू? एमबीए और एमसीए और अदर कोर्स? बीसीए के बाद इन्हें क्या करना चाहिए? पहली चॉइस अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछेंगे तो एमसीए होगी। ओके। और अगर दूसरी चॉइस अगर आपको एमबीए की तरफ जाना है, तो एमबीए आईटी आप करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमबीए आईटी आप करें, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। या तो एमसीए, अदरवाइज एमबीए आईटी। ओके, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। हम लोग सर फिजियोथेरेपी के बारे में एक बार तो हम लोग कर चुके हैं प्रोग्राम, लेकिन इस बार काफी डिमांड आ रही है फिजियोथेरेपी के बारे में जानने के लिए। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिससे मतलब ऐसा कहा जाता है कि आज के दौर में एक चमकता हुआ कोर्स है ये, और बहुत ज्यादा डिमांड भी है। अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, और हॉस्पिटल में, हर इंस्टीट्यूट में तकरीबन इस तरह के कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और ये कोर्स का पैकेज भी बहुत सस्ता है, आपने एक बार बताया भी था। तो हम चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी के बारे में एक एपिसोड किया जाए, जिससे इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है फरहीन पूछ रही है कि सर मेरा मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी के लिए डॉल्फिन यूनिवर्सिटी देहरादून में एडमिशन लेने वाली हूँ, और पर बहुत से लोग कह रहे हैं उन्हें कि इसमें स्कोप नहीं है। तो मुझे इसकी डिटेल बता सकते हैं, और कितनी सैलरी होगी इसमें? उत्तराखंड में कौन से कॉलेज हैं जहां पर से ये एडमिशन ले सकती हैं? देखिए, मेडिकल के फील्ड में कोर्सेज जितने भी हैं, आने वाले 5-10 साल में इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और अभी आपने देखा होगा कोविड के दौर में मेडिकल पैरामेडिकल की कितनी डिमांड है, क्या हालात है, और किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, इसका बखूबी आपको अंदाजा है। तो आने वाले वक्त में मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं। पैरामेडिकल में आपने सही कहा, फिजियोथेरेपी के बारे में कोर्स करने की जरूरत है। देखें, बहुत सारे डिमांड है, बहुत ज्यादा, और वो बहुत पहले की बातें। अब आजकल आप देखें कि अगर आप बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखें, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम देखें, बहुत से लोगों को इस तरह की चीजें अब होने लगी हैं। पहले वाला मामला अब नहीं रह गया है। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आपको जो कि बोन से रिलेटेड होंगे, मसल से रिलेटेड होंगे, वो होने लगे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज्यादा डिमांड अभी है, और आने वाले टाइम में भी होने वाला है। मैं एक चीज यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी में अभी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उत्तराखंड में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, आप उनमें देखें। देहरादून में जो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें देख लें। उत्तरकाशी में जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप देख लें। ऋषिकेश में जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आप देखने की कोशिश करें। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पहले वहां आप ट्राई करें। कुछ कॉलेजेस अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं अलग से, कुछ मार्क्स बेस पे अपने यहाँ दाखिला देते हैं।
तो पहली प्रायोरिटी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो फिजियोथेरेपी एक अच्छा कोर्स है, इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ इनका दूसरा सवाल है, कैथ लैब इसमें ग्रेजुएशन करने के लिए कितनी फीस देनी होती है, और इसमें भी उत्तराखंड में क्या बेस्ट कॉलेज आप बता सकते हैं? बेस्ट कॉलेज के बारे में मैंने बताया, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में। और देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसकी फीस में बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। वैसे एमबीबीएस की फीस, जैसे मैं अभी जो बच्चे आज नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके पेरेंट के लिए बता रहा हूँ कि 45,000 से 75,000 पर एनम की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। एमबीबीएस की तो फिजियोथेरेपिस्ट की फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप महसूस करें, कुछ तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ की फीस सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए पर एनम की होती है, कहीं 20,000 या 25,000, उससे ज्यादा कोई गवर्नमेंट कॉलेज की फिजियोथेरेपी की पर एनम की फीस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ी ज्यादा जरूर है। सर एक फीडबैक आया है इससे पहले, जो है इन्होंने सवाल किया था, आपने उनके जवाब दिया था, तो बीच में टीचर्स डे था, तो इन्होंने आपको बहुत सारी मुबारकबाद भी दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि आप बहुत बेस्ट टीचर हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और हम सबकी बहुत हेल्प करते हो। आई रियली लाइक यू, आपकी एक एक बात बहुत अच्छी लगती है सर। टीचर्स डे पे कई मैसेजेस आए थे, जिसमें से एक ये मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह से दुआ गो हूं कि आपकी जिंदगी और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। और हम लोग यहाँ खिदमत खल्क के लिए बैठे हैं, जो कुछ भी है वो अल्लाह कराता है, और इंस्पिरेशन भी वहीं से मिलती है। इंसान को बस अपने दिल में एक नेक सोच रखना चाहिए। जब आप नेक नियति और नेक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप ही आगे हमवार होते जाते हैं। तो आप भी हमेशा ऐसी कोशिश करें, नेक सोच के साथ दूसरों की मदद का एटीट्यूड रखते हुए लाइफ में आगे बढ़े, रास्ते अपने आप आपके सामने अच्छे आएंगे और आप लोगों की मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मैं अनाया शेख, स्टडिंग इन बीएससी सीएस, कैन यू प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन, इज आई एम एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम विद बीएससी सीएस डिग्री? देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना है। स्ट्रीम की यहाँ पे लिमिटेशन थोड़ी सी इंजीनियरिंग साइड में सारी स्ट्रीम नहीं है, अदरवाइज आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस से हो, एमबीबीएस आप हो, इस तरह के जितने सारे जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उस कोर्स को करने के बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकती हैं। प्रीलिम एग्जामिनेशन आपको देना होगा, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, मेंस के बाद इंटरव्यू राउंड, और आप जैसे बच्चों के लिए हज हाउस की जो इंफॉर्मेशन जो साजिद साहब ने शेयर किया है, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का रेजिडेंशियल प्रोग्राम बताया, ज़कात फाउंडेशन के बारे में बताया, ये सब प्रोग्राम आप जैसे बच्चों के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे आपको नॉमिनल फीस पे, ना के बराबर फीस पे आपको कोचिंग, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बेस्ट ऑप्शन है, मेहनत कीजिए, इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी करने की अभी से आप कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया सर। साइकेट्रिस्ट बनने के लिए इंडिया में क्या करना पड़ता है, क्या कोर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने लिखा है सवाल कि माय क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई बिकम अ साइकेट्रिस्ट इन इंडिया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन लिखने के लिए। देखिए साइकेट्रिस्ट बनने के दो रास्ते हैं, या तो पहले आप एमबीबीएस कर लें और एमबीबीएस करने के बाद मास्टर्स कर लें साइकेट्रिक्स में, एक तो रास्ता आपके पास वो आ जाता है। अदरवाइज आप क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करके भी आगे आप इस फील्ड की तरफ बढ़ सकती हैं। दोनों ऑप्शन है, मेडिकल साइड से भी जा सकती हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करके भी इस फील्ड की तरफ आप निकल सकती हैं। ओके सर, अगला सवाल है, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन डीआर एंड सीए एंड डॉक्टर, सो आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंफ्यूज हूँ, तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या सीए के लिए जाना चाहिए? देखिए डॉक्टर बनने के लिए जिन बच्चों को 12th के बाद डॉक्टर बनना है वो तो आज के डेट एग्जाम देने के लिए निकल चुके हैं जी। आप ऑलरेडी डिले हैं, और जिंदगी हमेशा याद रखें, जब आपने 11th में एडमिशन लिया होगा उस वक्त कुछ तो आपने सोचा होगा, अगर नहीं सोचा तो देखें आप डिले खुद हैं। अब आप डिसाइड करने में अपने आप को इतना पजल मत करें, आप देखें आपका इंटरेस्ट किस साइड है,
क्या आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है या नहीं? अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सीए की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास पीसीबी का कॉम्बिनेशन है तब आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, इस सवाल में एक जो सबसे टेक्निकल कमी है साजिद साहब, वो ये है कि इन्होंने ये लिखा नहीं कि इन्होंने 12th साइंस से किया है या कॉमर्स से या आर्ट्स से। अगर साइंस से किया होगा और पीसीबी बायो लिया होगा तो ये डॉक्टर की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, सीए की तरफ भी। लेकिन अगर इन्होंने साइंस से नहीं 12th किया होगा तो फिर ये सीए तो बन सकते हैं पर डॉक्टर नहीं बन सकते। ओके, तो ये पहले आप क्लियर करें कि आपने किससे 12th किया है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, और आपका अपना भी इंटरेस्ट बताएं थोड़ा, किसकी तरफ रुझान है आपका। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम रिजवाना खान, आई एम स्टडिंग इन मुंबई। माय क्वेश्चन इज सर, इन मुंबई फॉर डूइंग अ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इज नीट रिक्वायर्ड? नीट जरूरी है फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए सर मुंबई में? अच्छा सवाल है रिजवाना आपका। देखिए, नीट के स्कोर से आपको एमबीबीएस एंड बीडीएस में दाखिला मिलता है और इसके अलावा बीएमएस, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस में। जहां तक फिजियोथेरेपी की बात की है, 3 रास्ते हैं इसके। पहला, कुछ इन कॉलेजेस अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करते हैं। सेकंड, कुछ कॉलेज मार्क्स के बेस पे लेते हैं। थर्ड, कुछ कॉलेज नीट में जो आपका स्कोर होता है उसको भी देख के एडमिशन देते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने का नीट कोई सिंगल क्राइटेरिया है। कुछ कॉलेज अपना एंट्रेंस लेंगे, कुछ कॉलेज मार्क्स के बेस पे देंगे। सपोज अगर मैं कोई फिजियोथेरेपी का कॉलेज चला रहा हूँ, मुझे कुछ बच्चों को लेना है, मैंने देखा कि अगर नीट में उसका अच्छा स्कोर है तो मुझे लगा कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, तो मैं एक क्राइटेरिया वहां रख दूंगा कि अगर नीट में आपके 250 या 300 स्कोर है तो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अकेला नीट कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने का। ये मुंबई में? ओके, जी हाँ, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कितने फिर भी ये अच्छा मार्क्स आपने बता दिया, फिर भी उन्होंने लिखा है कि हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड एंड आई बिलोंग टू ओपन कास्ट। देखिए, जितना मेरिट लिस्ट में क्या होता है साजिद साहब, मार्क्स का कोई एक पर्टिकुलर लेयर आप फिक्स नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि उस वक्त बच्चे कैसे बैठे हैं। बच्चे अच्छे बैठेंगे, मार्क्स का लेयर अपने आप ही मेरिट जो है हाई चली जाती है। हमेशा हाई के बारे में आप ना पूछें, लेकिन मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 300 आप स्कोर करने की जरूर कोशिश करें। ओके, थैंक यू। अगला सवाल है कमलप्रीत सिंह का। ये लिख रहे हैं, सर मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं बीटेक कंप्लीट किया हूँ। अभी मैं आगे सरकारी जॉब करना चाहता हूँ, तो आपका क्या सजेशन है सर? एकदम, जितने भी सरकारी जॉब्स के लिए वैकेंसीज आती है आप उसको फिल करें। और आपके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी हो सकती है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। आप एफकैट एक बार जरूर, जो टेक्निकल उसमें ग्राउंड का जितना सारा पोस्ट है उसके एक बार नोटिफिकेशन जैसे आएगी और जैसे फॉर्म निकलेगा आप उसको जरूर फिल कीजिएगा। साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज इन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में अलग से जो बहाली आती है उसके फॉर्म भी आप जरूर फिल कीजिएगा। ओके सर, अगला सवाल है कि मुझे एमवॉक के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, पर अभी इन्होंने बताया नहीं है एमवॉक का कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और क्या डिटेल चाहिए। बहरहाल हम लोग ने को इस पे जो है एपिसोड किया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके सर, तो अब साजिद साहब, एम वॉक करने के लिए पहले बी वॉक इनको करना पड़ेगा और बी वॉक करने के बाद तब ये एम वॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एम वॉक के लिए सबसे अच्छा जो मैंने बताया था इंस्टीट्यूट TISS टिस जो है मुंबई में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ से एक और बात, जैसे फिजियोथेरेपी के बारे में आपने पूछा है साजिद साहब, तो आप देखें कुछ कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्स इन फिजियोथेरेपी भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा, तो टिस मुंबई में भी फिजियोथेरेपी का यहाँ पे कोर्स है। बी वॉक का प्रोग्राम है, उसके बाद एम वॉक का प्रोग्राम है। तो आप वोकेशनल कोर्स के थ्रू भी फिजियोथेरेपी का कोर्स आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपका सवाल था और आपके जरिए ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर किया। और साथ साथ एक बात और यहाँ पे बड़ी रिमार्केबल बात एक मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, वो ये है, नोट करें आप सारे बच्चे, कि जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस नए एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो आने वाले 4-5 साल में वोकेशनल कोर्सेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सामने आएगी और उसमें बहुत सारे उसमें स्कोप निकल के आने वाले हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग वोकेशनल कोर्स के बारे में बीच बीच में आपको अवेयर भी कराते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया सर। मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर अब्बास है और मैं बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ। मुझे नेक्स्ट ईयर एमबीए की तैयारी करना है, जिसके लिए मुझे कैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेटर रहेगी ये बता दें। साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं आईआईएम के अलावा और कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ से एमबीए किया जा सकता है, और मैं इनमें से किस तरह से एडमिशन ले सकता हूँ, और इन कॉलेज की फीस क्या होगी, और कैट क्वालिफाई कर लेता हूँ तो एमबीए में कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी है। इसके बारे में आप सर इंफॉर्मेशन दीजिए। ज़मीर अब्बास साहब, बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में सवाल लिखने के लिए। लेकिन एक गुजारिश आपसे, आपने लिखा है कि नेक्स्ट ईयर आपको कैट का की प्रिपरेशन करना है। मुझे अच्छा लगता है कि आप ये कहते कि प्रिपरेशन अभी से मैं शुरू कर चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे एग्जाम देना है। तो प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट ईयर नहीं करना है, आज प्रोग्राम देख के उठे, आज से ही प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। जितना पहले आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतनी ही आप कंफर्मेशन ऑफ रिजल्ट की तरफ पहुंचते जाएंगे। नाउ इसके अलावा अब आपने पूछा है किताब, देखें एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी मानी जाती है। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बहुत अच्छी मानी जाती है। ओवरऑल कैट के लिए टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की कैट के लिए अलग से एक गाइड भी आती है। ये 3 किताबें आप ले लें, ये किताबें आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रिपरेशन में। कैट के अलावा आप एक्सेलराई जमशेदपुर के लिए जैट का एग्जाम दे सकते हैं। आप टिस मुंबई में जो एमबीए का एचआर का प्रोग्राम है उसके लिए आप टिस का एक टेस्ट दे सकते हैं। सिम्बियोसिस में अलग से मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो आप दे सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं। इस तरह के और भी सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर भी आप मैनेजमेंट के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस एक ही जैसा है, सो अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। फी के बारे में आपने पूछा है, ओबियसली कैट यानी कैट से अगर आप आईआईएम में जाते हैं तो थोड़ी सी फीस उधर महंगी है, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फीस बहुत सस्ती है। जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आप एमबीए करते हैं बहुत सस्ती फीस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं वो भी बहुत सस्ती फीस है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन से आप करने की कोशिश करें। प्रिपरेशन आपको अगले साल नहीं शुरू करना है, आज से शुरू करना है। सर बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं है बल्कि ये आपसे सजेशन चाहते हैं कि ये किस तरह से कौम की खिदमत कर सकते हैं। डॉक्टर जाहिद हसन जाफरी साहब है, जिनकी क्वालिफिकेशन है एमएससी बॉटनी, एमफिल, पीएचडी बॉटनी, 15 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब ये चाहते हैं कि कुछ इदारे से जुड़ें जहां पर लोगों को मदद किया जा सके, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे किस तरह से जुड़ सकते हैं? जो भी दिल में जज्बा है, आसपास से ही छोटे लेवल से आप काम करना शुरू करें। वेट ना करें कि आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तब आप काम करेंगे। हम लोगों ने भी बहुत छोटे लेवल से काम करना शुरू किया, जहाँ थे वहां से शुरू करना काम को शुरू किया, और कभी भी ये नहीं सोचा है कि रेंडमली यहाँ पहुंचना है। जब आप काम करते हैं, काम जब दिखने लगता है तो अपने आप ही लोग आपको ढूंढते हैं और आप वहां तक पहुंच जाते हैं। जो मैंने एक बच्चे के जवाब में मैंने कहा कि अगर नेक नियति और अच्छी सोच के साथ आप कदम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला अपने आप ही आपको डायरेक्शन देता है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे वैसे रास्ते आपके लिए बनते जाते हैं। ओके सर, बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am Adab Ishtiyaq from Lucknow. I am pursuing my BTech, and sir, I am confused to my job career. Basically, I want to focus on government jobs, sir. I want to do a government job. So tell me which government job is available for me. I have an electronic engineering job. जैसे मैंने बताया, एफकैट एयरफोर्स की तरफ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज इन आर्मी, आर्म फोर्सेज में भी आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पीएसयूज हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। गेट का एंट्रेंस देके पीएसयूज में आप निकल सकते हैं। रेलवे की वैकेंसी अगर आती है तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों और आईटी के बच्चों के लिए बैंकिंग सर्विसेज में भी स्पेशल ऑफिसर की बहाली के लिए आते हैं नोटिफिकेशंस, उसका भी आप ध्यान रखें। इन सब सारी चीजें, जितने सारे मैंने एंट्रेंस आपको बताया नोटिफिकेशन, उस पर आप ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे कोई फॉर्म निकलेगा हम भी आपको बताएंगे, और आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर आप देखें। पर वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर देखा करें आप। अभी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आगे भी ये ट्राई करते रहेंगे तो कहीं ना कोई जॉब मिल जाएगी इन्हें। इंशाल्लाह जरूर। सारी नोटिफिकेशंस के ऊपर इन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
राइट, और रोजगार समाचार से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से अपने आप को आप जोड़ें अगर ये गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ कि मेरा सवाल है, आई एम नाउ टेकिंग एडमिशन फॉर साइंस 11th and 12th, सो व्हाट शुड आई डू 12th आफ्टर 12th स्टैंडर्ड? आई वांट टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना होगा। उसके लिए आपके सामने एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जेईई मेंस है, आईआईटी एडवांस है, एमएसटी सीईटी है, बिटसेट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बिया एसआरएम का है, बिटसेट है, ये सब सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आपको ठीक से एनसीईआरटी की किताब एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और प्रीवियस 20 ईयर्स का पेपर आपको सॉल्व करके जहां जहां आपके वीक एरियाज हैं उस पर आपको काम करना है। ओके, ये सवाल बहुत माफी चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा पहले भेजा था लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे पाए थे। ये सवाल था, बहुत अफसोस हो रहा है सर कि मेरा नाम दानिश खान है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मेरा जेईई मेंस पेपर 2 सितंबर 5 2020 को था और बहुत मुझे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, सो प्लीज हेल्प कीजिए। अपनी रैंक इंक्रीज कैसे करूं? पर टाइम जा चुका है सर, अब क्या करें इसके लिए? कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो साजिद साहब आपका शुक्रिया है कि हर सवाल को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आपका। एक एक सवाल पे बड़ी आपकी निगाह होती है और हर बच्चे के सवाल को आप जरूरी है सर, इतनी मेहनत से भेजते हैं लेकिन प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं हुआ था जिसकी वजह से जवाब नहीं दिया जा सका। लेकिन बड़ी मुतबर्रक जात के जरिए मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात के जरिए आपसे मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा। इंशाल्लाह आप जरूर हमको बताएंगे कि आपने कैसा रिजल्ट किया और उम्मीद करता हूँ कि उस रिजल्ट के जरिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला मिलेगा। हाँ, और आगे की प्लानिंग के लिए कि आप कैसे क्या आगे करने वाले हैं उसके बारे में आप बताएं तो इंशाल्लाह लोगों को भी उससे फायदा होगा। और बढ़ता हूँ मैं सर एक रिजल्ट की तरफ। एक रिजल्ट है उसे मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में बता दें। स्वालिहा शेख का ये बता रही हैं कि इन्होंने 12th पास किया है और इनका पीसीएम सब्जेक्ट है और इन्होंने जो परसेंटेज सिक्योर किया है 94.6% मेरा आया है। बहुत ही अच्छा है इनका रिजल्ट। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इन्हें आगे क्या करना चाहिए? पीसीएम बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप कैपेबल चाइल्ड हैं और जो भी आपने सोचा हुआ आगे जिस फील्ड में जाने के लिए, बस इस मोमेंटम को आप मेंटेन किए रहिए। 3-4 साल मेहनत करें और जी तोड़ मेहनत करें, उसके बाद इंशाल्लाह जो आप चाहती होंगे वहां आप पहुंचेंगी। और जब आपने रिजल्ट की बात की है साजिद साहब, तो एक बेहतरीन रिजल्ट मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। जनबिया हाई स्कूल अलीपुर की एक बच्ची फातिमा जिन्होंने 97.44% क्या नाम है आपने? अली ने फातिमा 97.44% जनबिया हाई स्कूल अलीपुर से आप हैं, आपने स्कोर किया है। बहुत बेहतरीन आपका स्कोर है। बहुत सारी दुआएं आपके आने वाले वक्त के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और आने वाले वक्त में अपने खानदान का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें और जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे आप पहुंचे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि काफी सवाल के जवाब आपने दिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी बताई। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में फिर हम मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से कुछ और सिलेबस है जो और करियर ऑप्शंस है उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और आने वाले वक्त में हम लोग तमाम रिजल्ट के बारे में और कैसे एडमिशन लें, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग कैसे आप अटेंड करें, उसके बारे में हम बताएंगे। और उम्मीद बस लगी हुई है कि आने वाले जल्दी से जल्दी आने वाले वक्त में बच्चों के स्कूल वगैरह, बड़े बच्चों के खासतौर से स्कूल वगैरह थोड़े से खुलने शुरू हो जाएं, बच्चे एक्टिव हो जाएं और स्कूल जाने लगें। और एक बार फिर से तमाम बच्चे जिन्होंने अभी जेईई मेंस का रिजल्ट किया और कामयाब हुए हैं, उनके आने वाले वक्त के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते बच्चों को बताना चाहूंगा, पेरेंट्स को भी साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास सवाल है तो सवाल अपने तक ही ना रखें बल्कि हमारे प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में पूछें और उसका सही जवाब हासिल करें और काउंसलिंग करें बच्चे की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब SM रजा सर।
तब तक दीजिए इजाजत, देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।